दोस्तों, अगर आज का टॉपिक नहीं पढ़ा तो इसका मतलब एग्जाम में 1 या 2 मार्क्स कम होने के चांसेस है। तो इसलिए ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, जैसे हर टॉपिक इंपॉर्टेंट है जितने भी प्रीवियस मैंने पढ़ाए हैं, क्योंकि उन टॉपिक से क्वेश्चंस आए हैं जेके एसएसबी के एग्जाम। सिमिलरली ये भी टॉपिक उतना ही इंपॉर्टेंट है। और बेटा हमारा चल रहा है ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर सीपीयू शेड्यूलिंग, उसी के अंदर जो हमारे मेथड्स हैं शेड्यूलिंग के हम वो पढ़ रहे हैं। ठीक है, अभी कोई एग्जाम तो है नहीं है आगे, इसलिए हम आराम से वीडियो को शॉर्ट वीडियो की फॉर्म में रखकर हम सारे मेथड्स को आराम से पढ़ रहे हैं। ठीक है, कल का जो वीडियो मैंने बनाया था उसमें मैंने न्यूमेरिकल पार्ट के थ्रू आपको एक्सप्लेन किया था। आई होप आपको वो समझ आया होगा, उससे पहले का भी वीडियो आपको समझ आया होगा। अगर आप आज फर्स्ट वीडियो है ये आपके, अगर आप देख रहे हैं तो प्लीज जो प्रीवियस वीडियोस मैंने बनाई हैं वो भी जाकर देख लीजिएगा, आपकी अंडरस्टैंडिंग और बेटर हो जाएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है राउंड रॉबिन। देखिए ये राउंड रॉबिन जो प्रीवियस वीडियो देख रहे हैं उनको पता है राउंड रॉबिन क्या है, बट जो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं मैं उनके लिए एक्सप्लेन कर देता हूं। राउंड रॉबिन जो है बेटा ये एक मेथड है जिस मेथड में प्रोसेस को एग्जीक्यूट किया जाता है या फिर प्रोसेस को शेड्यूल किया जाता है सीपीयू की तरफ। मतलब सीपीयू शेड्यूलिंग का मतलब यह है कि हम जब अपने सिस्टम में मल्टीपल प्रोसेसेस की कमांड देते हैं, मान लो एक ही कंप्यूटर है, हमने 10 प्रोसेस की कमांड दे दी। अब 10 प्रोसेस में से किस प्रोसेस को उठाया जाएगा पहले, वो जो डिसाइड होता है वो शेड्यूलिंग मेथड होता है। ठीक है, उसी का एक मेथड है बेटा राउंड रॉबिन, और ये मेथड आता है प्रीएम्प्टिव के अंदर। प्रीएम्प्टिव का मतलब है जब आप सीपीयू को इंटरप्ट करके प्रायोरिटी वाला या फिर दूसरे प्रोसेस को एग्जीक्यूट करवा सकते हो। प्रायोरिटी हमेशा नहीं, बट दूसरे प्रोसेस को एग्जीक्यूट करवा सकते हो। स्टार्ट करें। राउंड रॉबिन प्रिंसिपल क्या है? ईच प्रोसेस इज गिवन द सीपीयू फॉर अ फिक्स टाइम कॉल्ड टाइम क्वांटम, या फिर मैंने आपको बताया था टाइम स्लाइस भी आप इसको बोल सकते हैं। मतलब हर प्रोसेस को पहले से ही फिक्स टाइम दिया जाएगा। मतलब मान लो अगर आपके 10 प्रोसेस रेडी क्यू में है तो आपको पहले ही बताया जाएगा भाई कि हर प्रोसेस को 5 मिनट ही मिलेंगे, 5 मिनट के ऊपर किसी भी प्रोसेस के ऊपर टाइम नहीं लगाया जाएगा। अगर कोई 10 मिनट का प्रोसेस आएगा जिसको 10 मिनट चाहिए सीपीयू को एग्जीक्यूट करने के लिए, मतलब सीपीयू उसको एग्जीक्यूट करे, उसके लिए उसको 5 मिनट, 2 हाफ में उसके ऊपर काम होगा। पहले 5 मिनट फिर उसके बाद 5 मिनट। ठीक है, तो ये टॉपिक राउंड रॉबिन इसी तरह फिक्स टाइम प्लॉट करता है। ठीक है, इफेक्ट ऑफ टाइम क्वांटम साइज। अगर जो टाइम क्वांटम मतलब जो अगर फिक्स टाइम है जो उसके साइज के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है, प्रोसेस का कितने जल्दी एग्जीक्यूट होता है, कितना लेट एग्जीक्यूट होता है, वो हम देखेंगे। ठीक है, इफेक्ट क्या है? अगर मान लो कि आपका क्वांटम साइज बहुत छोटा है, मतलब मान लो आपके सीपीयू ने दिया कि भाई मैं हर प्रोसेस को 1 सेकंड ही काम करूंगा, उसके ऊपर 1 सेकंड के ऊपर मैं किसी प्रोसेस को एंटरटेन नहीं करूंगा। जैसे 1 सेकंड होगा जितना भी काम हुआ उस प्रोसेस पे ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस में मैं शिफ्ट हो जाऊंगा। तो अब कह रहे हैं टू मैनी कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग। कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग मैंने आपको बताया था, जब एक प्रोसेस से दूसरे प्रोसेस की तरफ आप स्विच होते हैं तब आपको बहुत सारा डेटा, वो जो कंटेक्स्ट है वो सेव करना पड़ता है। सेव करना, लोड करना, इसकी वजह से सीपीयू का टाइम वेस्ट होता है। और उसकी वजह से टाइम वेस्ट मेन है कि सेविंग और लोडिंग में टाइम वेस्ट होता है। ठीक है, तो इसलिए अगर आप बहुत छोटा साइज रखते हैं, क्वांटम मतलब टाइम का साइज बहुत छोटा रखते हैं, तो बेटा आपका कंटेक्स्ट स्विचिंग बहुत ज्यादा होगा, जिसकी वजह से हाई ओवरहेड होगा। ओवरहेड भी मैंने आपको बताया, हाई ओवरहेड का मतलब होता है सेविंग और लोडिंग करना। सीपीयू स्पेंड्स मोर टाइम स्विचिंग देन वर्किंग, वो ज्यादा टाइम स्विच में लगाएगा उसके बजाय काम करने पे। ठीक है जी, तो अगर आप साइज को बहुत छोटा रखते हैं तो उसके ऊपर ये इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है जी, सेकंड आ गया बेटा वेरी लार्ज क्वांटम साइज। मान लीजिए अगर आपने साइज जो है वो बहुत बड़ा रखा, आपने जो साइज है क्वांटम साइज वो बहुत बड़ा मतलब 1 मिनट का रख लिया, मान लो 1 मिनट में क्या हो जाएगा, आपका जो सीपीयू है वो बिहेव करेगा फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व की तरह। जो पहले आएगा मैं उसी को सर्व करूंगा, आराम से सर्व करूंगा, फिर उसके बाद अगले को सर्व करूंगा। तो पुअर रिस्पॉन्स हो जाएगा, क्योंकि देखो प्रीएम्प्टिव जो होते हैं उनके रिस्पॉन्सिवनेस, उनकी क्वालिटी होती है। प्रीएम्प्टिव क्या होता है, वो जल्दी रिस्पॉन्स करता है हर प्रोसेस को, जो प्रीएम्प्टिव मेथड्स होते हैं सारे के सारे। ठीक है, तो लेकिन क्योंकि टाइम क्वांटम बहुत ज्यादा हो गया बेटा, 1 मिनट का टाइम हो गया, जिसकी वजह से वो एफसीएफ
FCFS की तरह बिहेव करेगा और उसका रिस्पॉन्स क्या हो जाएगा, पुअर हो जाएगा फॉर शॉर्ट प्रोसेस के लिए। समझ आ गया? मतलब जो शॉर्ट छोटे प्रोसेस आए होंगे, मान लो पहला प्रोसेस बड़ा है तो वो उसको आराम से एग्जीक्यूट करेगा। 1 मिनट का 5 मिनट का प्रोसेस या 1 मिनट का प्रोसेस आ गया, सबसे पहला प्रोसेस है रेडी क्यू में 1 मिनट का, तो मान लो कंप्यूटर उसको पूरा 1 मिनट ही देगा। उसके पीछे का जो सेकंड प्रोसेस होगा रेडी क्यू में वो होगा मान लो 20 सेकेंड्स का, तो उसको तो टाइम लेट मिला ना, उसको रिस्पॉन्स लेट मिला। अगर पहले ही टाइम क्वांटम छोटा होता, मतलब मान लो 20 सेकेंड्स का होता, तो पहले प्रोसेस को 1 मिनट की जगह 20 सेकेंड मिलते और दूसरे प्रोसेस को साथ में रिस्पॉन्स मिल जाता। समझ आ रहा है? अगर आपको लग रहा है यदि ये थोड़ा टेक्निकल ज्यादा हो रहा है तो आप प्रीवियस वीडियो जरूर देखिएगा, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट, ऑप्टिमल क्वांटम होगा, मतलब ठीक है ना ज्यादा बड़ा ना ज्यादा छोटा, तो 80% ऑफ सीपीयू बर्स्ट शुड बी शॉर्टर देन द क्वांटम। अब देखिए 80% ऑफ सीपीयू बर्स्ट का मतलब है, सीपीयू बर्स्ट का मतलब क्या होता है कि भाई जो सीपीयू जो प्रोसेस है उसको सीपीयू का कितना टाइम मिल रहा है, जो प्रोसेस है प्रोसेस को सीपीयू का कितना टाइम मिल रहा है ताकि वो उस टाइम पे वो एग्जीक्यूट हो पाए। तो जो प्रोसेस, हर प्रोसेस का जो टाइम है वो 80% जो प्रोसेस है वो छोटे होने चाहिए। मैं इसको समझाता हूं वापस थोड़ा बेटर वे से। मान लीजिए कि शुड बी शॉर्टर देन द क्वांटम। मान लो कि जो क्वांटम है यहां पे 30 सेकेंड है, 30 सेकेंड है, तो भाई जो प्रोसेस आ रहे हैं अगर उनका सीपीयू बर्स्ट, मतलब मान लो 10 प्रोसेस आ रहे हैं, P1 से लेकर P10 तक 10 प्रोसेस आ रहे हैं, तो इन 10 में से P1 से लेकर मान लो P5 तक जो है ये प्रोसेस, इनका जो क्वांटम है, इनका जो एग्जीक्यूट करने का टाइम पीरियड है वो है 20 सेकेंड। 20 सेकेंड तो क्या हो जाएगा, ये जो प्रोसेस होंगे एक ही बार जाएंगे सीपीयू के पास और एग्जीक्यूट होकर टर्मिनेट हो जाएंगे। इनको दोबारा रेडी क्यू में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। रेडी क्यू में बेटा वही प्रोसेस जाता है जो एक टाइम पे एग्जीक्यूट नहीं होता। मान लो यहां पे जो प्रोसेस 6 है, ये जो प्रोसेस 6 है इसका टाइम, इसको एग्जीक्यूट होने के लिए बेटा 40 सेकेंड्स लगेंगे, लेकिन सीपीयू ने जो टाइम क्वांटम रखा हुआ है कि भाई मैं सिर्फ 30 सेकंड ही दूंगा प्रोसेस को, तो बेटा वो P6 को 30 सेकंड देगा, 10 सेकंड का बच गया। अब ये इसको एंटरटेन नहीं करेगा, ये इसको दोबारा रेडी क्यू में भेजेगा, तो टाइम लग रहा है ना प्रोसेस को एग्जीक्यूट होने में। इसीलिए क्या किया जाता है, कह रहे 80% ऑफ सीपीयू बर्स्ट, जो प्रोसेस का बर्स्ट टाइम है वो शुड बी शॉर्टर देन द क्वांटम, वो क्वांटम से छोटा होना चाहिए। अगर होगा तो देन बेस्ट है, आराम से एक ही बार जाएगा प्रोसेस सीपीयू के पास और एग्जीक्यूट होकर टर्मिनेट हो जाएगा, दोबारा उसको रेडी क्यू में जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। बेटा याद रखो एक चीज, रेडी क्यू से और रनिंग स्टेट, यहीं पे लिख रहा हूं मैं, रेडी क्यू से रनिंग स्टेट, रनिंग स्टेट का मतलब हो गया बेटा ये जो प्रोसेस है वो सीपीयू के पास पहुंच गया। रेडी क्यू का मतलब है प्रोसेस जो है वो रैम में है। जब प्रोसेस सीपीयू से दोबारा बेटा रैम पे जाएगा ना तो वो इजीली नहीं जाता, उसकी कंटेक्स्ट स्विचिंग होती है। पहले उस प्रोसेस का डेटा पूरा सेव होता है, सेव होने के बाद वो लोड होता है रैम में जाकर। तो ये जो होता है ये टाइम कंज्यूमिंग होता है, थोड़ा उतना टाइम कंज्यूमिंग नहीं जो आपको मैं समझाना, मतलब इतना मत समझना कि बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग, बहुत छोटा, लेकिन कंप्यूटर के मुकाबले में बहुत टाइम कंज्यूमिंग होता है ज्यादा, और इसमें टाइम भी वेस्ट हो रहा है आपका बार बार। तो इसलिए क्या करना है, 80% ऑफ सीपीयू बर्स्ट शुड बी शॉर्टर देन द क्वांटम। अगर वो उस टाइम क्वांटम से कम होगा तो एक ही बार जाएगा सीपीयू, बर्स्ट होके वो सीधा क्लियर हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा। अब देखो बेटा एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस किसके, राउंड रॉबिन। बेस्ट रिस्पॉन्स टाइम, रिस्पॉन्स टाइम मतलब ये हर प्रोसेस को, छोटा हो बड़ा हो, सबको रिस्पॉन्स करेगा। नो स्टारवेशन, स्टारवेशन का मतलब होता है बेटा ब्लॉकिंग, यहां पे हो गया ब्लॉकिंग। एवरी प्रोसेस गेट इक्वल टाइम, मतलब किसी भी प्रोसेस को वो ब्लॉक नहीं करेगा, चाहे वो शॉर्ट हो लॉन्ग हो, हर प्रोसेस को वो टाइम देगा। बेस्ट फॉर टाइम शेयरिंग सिस्टम, ये टाइम शेयरिंग सिस्टम के लिए बेस्ट होगा। डिसएडवांटेज क्या बेटा, हायर एवरेज टैट एंड वेटिंग टाइम देन SJF, शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट। ये थोड़ा टेक्निकल है, ये आपको न्यूमेरिकल से ही पता चलेगा, ठीक है। परफॉर्मेंस हेवीली डिपेंड्स ऑन चूजिंग द राइट क्वांटम,
ठीक है, किसके ऊपर डिपेंड करेगी परफॉर्मेंस, कि भाई राइट क्वांटम क्या है, राइट क्वांटम मतलब सही क्वांटम, उसके नीचे ही सारे प्रोसेस का सीपीयू बर्स्ट टाइम होना चाहिए। हाई कंटेक्स्ट स्विचिंग, ये भी आपको पता है, तभी मैंने ये फर्स्ट वीडियो आपको पढ़ाई थी टर्म्स के रिलेटेड, ताकि आपको ये टर्म्स क्लियर रहे। ठीक है, देख लो आज इनकी कितनी इंपॉर्टेंस है। चलिए बेटा, अब हम इसका न्यूमेरिकल पार्ट से अंडरस्टैंड करते हैं। ठीक है, अब देखिए न्यूमेरिकल पार्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि न्यूमेरिकल पार्ट से आपको समझ आ जाएगा कि राउंड रॉबिन में सीपीयू और रेडी क्यू में कैसे काम होता है। उससे आपको थोड़ा एक मतलब आप इमेजिन कर पाएंगे कि प्रोसेस किस तरह काम कर रहे हैं, किस तरह इस रॉबिन मेथड में काम हो रहा है और बाकियों में भी किस तरह होगा, ये आपको समझ आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसका न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए आपको दो चीजों की जरूरत है, क्योंकि पहला जैसे मैंने न्यूमेरिकल करवाया था उसमें मैंने रेडी क्यू मेंशन नहीं की थी, इसमें आपको रेडी क्यू मेंशन करनी है कि रेडी क्यू में जो प्रोसेस है वो कैसे लोड हो रहे हैं। रेडी क्यू के साथ आपको इसमें रनिंग स्टेट बेटा मतलब है कि आपका सीपीयू जो है उसमें प्रोसेस कैसे पहुंच रहा है वो भी आपको पढ़ना, ये दोनों चीजें आपको पढ़नी है। ठीक है, तो बेटा इसका जो क्राइटेरिया है न्यूमेरिकल का, क्राइटेरिया मतलब कि ये किस क्राइटेरिया पे काम कर रहा है, काम किस पे कर रहा है, ये सबसे पहले ये कर रहा है टाइम क्वांटम पे, मतलब कि एक फिक्स टाइम के लिए सीपीयू अवेलेबल है, उसके बाद वो नेक्स्ट प्रोसेस के लिए अवेलेबल है। सेकंड जो इसका मोड है बेटा, वो मोड क्या है, प्रीएम्प्टिव मोड है। प्रीएम्प्टिव मोड का मतलब कि सीपीयू को इंटरप्ट करके दूसरे प्रोसेस को एग्जीक्यूट करना। ठीक है जी, नॉन प्रीएम्प्ट का मतलब वो एक ही प्रोसेस को पकड़ेगा, पूरा खत्म कर देगा उसको। ठीक है, अब चले नेक्स्ट, समझ आ गया। मान लेते हैं टाइम क्वांटम हर सिस्टम का फिक्स होता है, तो मैंने मान लिया यहाँ पे क्या है बेटा 2 सेकंड का टाइम क्वांटम, मैं मान रहा हूं, ये ज्यूम कर रहा हूं। ठीक है, 4 प्रोसेस है 1 2 3 4, सबका अराइवल टाइम है 0 1 2 4, सबका बर्स्ट टाइम वो होता है जिस टाइम पे सीपीयू अवेलेबल होता है प्रोसेस के लिए। समझ आ गया। अब ये 4 प्रोसेस है, तो P1 को एग्जीक्यूट होने के लिए कितना टाइम चाहिए, अगर मैं मान लूं कि ये 6 सेकेंड्स, ये 3 सेकेंड्स, 5 सेकेंड्स, 3 सेकेंड्स और 2 सेकेंड, मतलब इस प्रोसेस को एग्जीक्यूट होने के लिए 6 सेकेंड चाहिए, इसको एग्जीक्यूट होने के लिए 5 सेकंड चाहिए, इसको एग्जीक्यूट होने के लिए 3 सेकंड चाहिए, इसको एग्जीक्यूट होने के लिए 2 सेकंड चाहिए। ठीक है जी, समझ आ गया। अब हम इसको समझते हैं। ठीक है, बर्स्ट टाइम आपको समझ आ गया। चलिए बेटा, अब देखिए सबसे पहले अराइवल टाइम मतलब 0 सेकंड, मान लो ये 0 सेकंड है। अब 0 सेकंड पे ये 0 आ गया, 0 सेकंड पे कौन सा प्रोसेस सबसे पहले पहुंचा, तो कौन सा पहुंचा, P1 पहुंचा, 2 पहुंचा, 3 पहुंचा, 4 पहुंचा, P1 पहुंचा, तो ये मैंने लिख दिया रेडी क्यू में। बेटा पहले प्रोसेस कहां पे लोड होता है, रैम में लोड होता है, रैम पे कहां पे लोड होता है, रेडी क्यू में लोड होता है, तो ये मैं वही लिख रहा हूं, रेडी क्यू में P1 लोड हो गया। अब P1 लोड हो गया तो 0 सेकंड में सीपीयू अवेलेबल था, वो खाली था, तो 0 सेकंड में सबसे पहले उसका प्रोसेस कौन सा आया, उसके पास P1 ही आया, और अब ये P1 आया तो सीपीयू इसको कितना टाइम देगा, क्योंकि टाइम क्वांटम है ये, तो 2 सेकंड देगा इसको। अब 2 सेकंड में सीपीयू ने इस पे, इसको बर्स्ट टाइम था इसका 6, मान लो अब ये 6 यूनिट का काम था, तो इसने सिर्फ 2 सेकंड दिए इसको, 2 सेकंड में मान लो सिर्फ ये 2 यूनिट पे काम किया, 4 यूनिट अभी काम बच गया, 2 यूनिट का काम हुआ, 4 यूनिट काम बच गया। तो मुझे बताओ टाइम जो हुआ वो कितना हुआ, 2 सेकंड, तो 2 सेकंड तक, अब 0 सेकंड का टाइम नहीं है बेटा, अब हम 2 सेकंड तक पहुंच गए, 1 सेकंड भी 2 सेकंड भी, तो इस 2 सेकंड तक कोई और प्रोसेस क्या अराइव हुआ है रेडी क्यू में, यस। अगर आप देखेंगे P2 का अराइवल टाइम क्या है, 1 सेकंड, P3 का अराइवल टाइम क्या है, 2 सेकंड, इसका मतलब P2 भी रेडी क्यू में अवेलेबल है और P3 भी रेडी क्यू में अवेलेबल है, ये दोनों लोड हो गए कहां पे, रेडी क्यू, ये अभी रेडी क्यू में आए हैं, ये सीपीयू के पास रनिंग स्टेट में नहीं गए। ठीक है जी, ये क्यों नहीं आया, क्योंकि इसका अराइवल टाइम है 4 सेकंड, 4 सेकंड, चौथे सेकंड में पहुंचना था, तो अभी हम किस सेकंड में पहुंचे, 2 सेकंड, तो 2 सेकंड का इसको टाइम मिला, बाकी दोनों पहुंच गए। अब मुझे बताओ जब 2 सेकंड हुए, 2 सेकंड में ये जो P1 था क्या ये पूरा एग्जीक्यूट हो गया, नहीं,
इसका सिर्फ 2 यूनिट का काम हुआ, 4 यूनिट का रिमेनिंग है। अब यहां पे होगी बेटा कंटेक्स्ट स्विचिंग, मतलब अब P1 का डेटा सेव किया जाएगा, जो उसका करंट स्टेटस होगा उसको सेव किया जाएगा, उस सेव करके उसको वापस लोड किया जाएगा कहां पे, रेडी क्यू। अब वो सीपीयू में नहीं बैठेगा, वो कहां जाएगा, रेडी क्यू में जाएगा वापस। तो ये सेव करना, लोड करना, उस डेटा को इनपुट आउटपुट इंस्ट्रक्शन सभी को सेव करना, इसी को बोलते हैं कंटेक्स्ट स्विचिंग। ठीक है जी। अब ये P1 सेव हुआ, P1 लोड कहां पे होगा, अब दोबारा जाके रेडी क्यू में, तो ये आ गया P1 यहां। अगर आपको ये आहिस्ता आहिस्ता समझ आ जाएगा ना तो आपको बड़ा इजी लगेगा, नहीं तो टफ लगेगा। अब देखिए P2, पहला P1 तो आ गया ना यहां पे, अब बारी किसकी है, P2 के आने की। अब ये मत सोचना P1 आया था अब दोबारा P1 आएगा, नहीं। अगर दोबारा P1 आएगा तो फिर तो हम 2 सेकंड के लिए P1, फिर अगले 2 सेकंड के लिए P1, फिर अगले 2 सेकंड के लिए P1, फिर ये जो राउंड रॉबिन का फायदा नहीं ना हुआ टाइम क्वांटम का, ये तो एक ही प्रोसेस को खत्म कर रहा है पहले, P1 P1 P1। रिस्पॉन्सिवनेस का मतलब ये है कि अगर 4 प्रोसेस आए तो सबको 2-2 सेकंड देने पहले, फिर 2 सेकंड 2 सेकंड 2 सेकंड 2 सेकंड, ऐसे चलना है। समझ आया? ऐसा भी नहीं है एग्जैक्ट, मैं समझाता हूं, ठीक है। अब अगला 2 सेकंड के लिए काम चलेगा, तो काम चलेगा किस पे, P2 पे। तो ये आया बेटा P2 यहां। टाइम कितना हो गया, 4 सेकंड। P2 का बर्स्ट टाइम कितना है बेटा, 5। तो जिसमें 2 सेकंड मतलब 2 यूनिट्स का काम हो गया, रिमेनिंग कितने बचे, 3 यूनिट्स। अब मुझे बताओ जब 4 सेकंड हुए, जब यहां पे सीपीयू 4 सेकंड पे यहां पे काम कर रहा था, तब तक तो रेडी क्यू में लोड हो गया होगा ना अगला प्रोसेसर। क्यों? क्योंकि यहां पे 4 सेकंड हो गए और 4 सेकंड में प्रोसेसर 4 यहां पे लोड हो गया था। पहले बेटा लोड होगा, उसके बाद का जो रिमेनिंग मतलब जो प्रोसेस एग्जीक्यूट हो रहा होगा उसका जो रिमेनिंग कंटेंट होगा वो जाकर वहां पे लोड होगा। क्योंकि इसको सेव होना, लोड होने में तो टाइम लगेगा ना, इससे पहले रेडी क्यू में डायरेक्ट प्रोसेस आ जाएगा। अब देखो P2 के कितनी यूनिट्स बच गई, 3। अब ये दोबारा कंटेक्स्ट स्विचिंग होगी, सेव होगा और दोबारा लोड होकर कहां पे जाएगा बेटा, यहां पर जाएगा P2। ठीक है जी। अब आ गया नेक्स्ट 6 सेकेंड, P2 हो गया। अब कौन आएगा बेटा, P3। तो P3 यहां पर पहुंच गया और P3 का बर्स्ट टाइम कितना बेटा, 3। 2 यूनिट का काम हो गया, 1 का बच गया। अब मुझे बताओ 6 सेकेंड, 6 सेकेंड तक कोई और प्रोसेस है क्या, नहीं। इसका मतलब कोई भी प्रोसेस नहीं, तो यहां पे कोई भी रेडी क्यू में लोड नहीं होगा। लेकिन P3 जो है, P3 उसका 1 यूनिट रिमेनिंग है, तो ये दोबारा कंटेक्स्ट स्विचिंग होगी, सेव होगा, दोबारा जाकर ये कहां पे लोड होगा, यहां पे लोड होगा। समझ आया? अब नेक्स्ट 8 सेकेंड। अब मुझे बताओ 8 सेकेंड में तो कोई और प्रोसेसर है ही नहीं है, प्रोसेस है ही नहीं है, तो अब तो बेटा कोई भी न्यू प्रोसेस यहां पे लोड नहीं होगा। अब यही 1 बाय 1 एग्जीक्यूट होंगे और खत्म होंगे। अब नेक्स्ट एग्जीक्यूट कौन होगा रेडी क्यू में, P2, तो सॉरी P1। अब यहां पे आएगा P1 और P1 चलेगा 2 सेकंड के लिए, मतलब P1 2 सेकंड के लिए चलेगा, 2 यूनिट्स 4 बच के। फिर ये P1 सेव होगा, सेव होने के बाद दोबारा कहां पे लोड होगा, रेडी क्यू में। अब नेक्स्ट बेटा कौन आएगा, 10 सेकंड। 10 सेकंड में दोबारा P1 हो गया। अब नेक्स्ट कौन है, P4। P4 अब यहां पे लोड होगा, लोड होने के बाद वो 2 सेकंड चलेगा, तो P4 जब 2 सेकंड चलेगा तो पीछे क्या हो गया, 0। इसका मतलब जब ये 2 सेकंड चलेगा, 2 यूनिट कंप्लीट। अब ये जब P4 सीपीयू के पास जाएगा ना, P4 रेडी क्यू में था, रेडी क्यू से जैसे ये सीपीयू के पास जाएगा ना, ये एक ही बार जाएगा, अब ये दोबारा नहीं आएगा रेडी क्यू में। क्यों? क्योंकि भाई इसको 2 यूनिट्स का ही काम था और वो 2 सेकंड में कंप्लीट हो गया, तो ये कंप्लीट हो गया, तो ये यहीं से टर्मिनेट हो गया। जो टर्मिनेट हो जाते हैं वो दोबारा रेडी क्यू में नहीं जाते, तो ये यहीं से खत्म। अब नेक्स्ट बेटा क्या चलेगा, 12 सेकंड। 12 सेकंड तो P4 खत्म। अब बेटा आ गया P2। P2 यहां पे लोड होगा, तो P2 का बेटा कितना यूनिट है, 3। 2 सेकंड के लिए काम चलेगा, 1 बच जाएगा। फिर P2 यहां पे सेव होगा, सेव होने के बाद दोबारा यहां पे लोड होगा। नेक्स्ट आ जाओ, 12 सेकंड तक हो गया। अब नेक्स्ट कितना होगा, 14 सेकंड। तो P2 के बाद क्या आएगा बेटा, P3। तो P3 अब यहां पे लोड होगा और P3 कितना चलेगा, 2 सेकंड। तो अच्छा देखो यहां पे P3 का
काम कितना बचता है, सिर्फ 1 यूनिट का काम बचता है। तो अगर 1 यूनिट का काम बचता है तो हम इसको 2 सेकंड नहीं ना देंगे, यहां पे करेक्शन ये भी ध्यान रखना। अब ये नहीं कि सीपीयू का टाइम क्वांटम 2 सेकंड का है, तो अब भाई टाइम अगर 1 सेकंड का है तब भी उसको 2 सेकंड दिया जाएगा। इसका मतलब आप 1 सेकंड के लिए कंप्यूटर को आइडल कर रहे हो, कंप्यूटर को फ्री रख रहे हो आप। इसीलिए हम क्या करेंगे, P3 को अगर 1 सेकंड की जरूरत है हम उसको 1 ही सेकंड देंगे। तो यहां पे बेटा इसको यहां पे करो 13 सेकंड, तो 13 सेकंड और P3 यहां पे क्या हो गया, टर्मिनेट, और ये बेटा आ गया 0। अच्छा अभी P1, हाँ अब आया बेटा P1। P1 जब दोबारा लोड होगा यहां पे, ये किसको मैंने ये गलत किया, P3 ये है बेटा, P2 का 1 है, P3 ये 0 होगा। अब बेटा 13, अब नेक्स्ट कौन सा लोड होगा यहाँ पे, P1। P1 जब लोड होगा, P1 का कितना टाइम है, 2 यूनिट्स का, तो मतलब उसको 2 सेकंड चाहिए, तो 13 और 2 कितना हो गया, 15, ये आ गया बेटा 15 सेकंड। तो ये भी टर्मिनेट हो गया और ये भी बाहर हो गया, ये भी बाहर, ये भी बाहर। अब सिर्फ P2 बच गया, तो P2 ही बचता है। 15 के बाद मैं यहां पे लिख रहा हूं, ये मान लो 15 सेकंड की लाइन है। अब यहां पे P2 क्या हो गया, लोड हो गया। P2 को कंप्लीट होने के लिए, 1 यूनिट कंप्लीट होने के लिए मतलब 1 ही सेकंड की जरूरत है, तो 16 सेकंड में ये भी टर्मिनेट हो जाएगा। इस तरह आपका ये भी कंप्लीट हो गया, टर्मिनेट। सारे के सारे समझ आया ये किस तरह प्रोसेस एग्जीक्यूट होंगे राउंड रॉबिन में। इसमें क्या है, हर प्रोसेस को टाइम मिल रहा है एग्जीक्यूट होने के लिए, उससे हर प्रोसेस का जो कंप्यूटर सिस्टम का रिस्पॉन्सिवनेस है वो हर प्रोसेस को लेकर ज्यादा है। हर प्रोसेस को वो 2-2 सेकंड दे रहा है और 2-2 सेकंड में हर प्रोसेस को वो एग्जीक्यूट भी कर रहा है। तो इस तरह बेटा राउंड रॉबिन में, जब अगर राउंड रॉबिन मेथड जो शेड्यूलिंग का है, ये इस तरह काम करता है। आई होप आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा। अब मैं इसकी ही अगर बात बोलूं कंप्लीशन टाइम, तो बेटा अगर मैं कंप्लीशन टाइम की बात करूं तो P1 कब कंप्लीट हुआ था, तो P1 चेक करो सबसे लास्ट में कब आया था। P1 सबसे लास्ट में कब आया बेटा, ये आया, और ये था 15 सेकंड में, तो मतलब ये 15 पे कंप्लीट। P2 कब कंप्लीट हुआ, 16 पे कंप्लीट हुआ। जो लास्ट होता है बेटा उसको चेक करना था। P3 कब कंप्लीट हुआ, 13 पे कंप्लीट हुआ। और बेटा P4 कब कंप्लीट हुआ, 10 पे कंप्लीट हुआ। अब आ गया टर्न अराउंड टाइम। टर्न अराउंड टाइम क्या होता है बेटा, कंप्लीट टाइम, कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम। ये आपने पढ़ा होगा, कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल। 15 माइनस 0 इज इक्वल टू 15, 16 माइनस 1 इज इक्वल टू 15, 13 माइनस 2 इज इक्वल टू 11, 10 माइनस 4 इज इक्वल टू 6। ये आ गया बेटा टर्न अराउंड टाइम। ठीक है जी, ये समझ आ गया आपको। अब देखो वेटिंग टाइम, वेटिंग टाइम क्या होता है बेटा, टर्न अराउंड टाइम माइनस बर्स्ट टाइम, वो होता है वेटिंग टाइम। अब ये मैंने बेटा सब कुछ पढ़ाया हुआ ऑलरेडी, अगर आपको नहीं समझ आ रहा होगा फर्स्ट वीडियो देखना, आपको समझ आ जाएगा। टर्न अराउंड टाइम माइनस बर्स्ट टाइम, तो वही होता है आपका वेटिंग टाइम। 15 माइनस 6 इज इक्वल टू 9, 15 माइनस 5 इज इक्वल टू 10, 11 माइनस 3 इज इक्वल टू 8, 6 माइनस 2 इज इक्वल टू 8। अब आ गया जी रिस्पॉन्स टाइम। रिस्पॉन्स टाइम क्या होता है, जब आपके प्रोसेस को फर्स्ट टाइम सीपीयू मिलता है माइनस अराइवल टाइम, वो होता है रिस्पॉन्स टाइम। अब मुझे बताओ P1 को सबसे पहले सीपीयू कब मिला था, 0 सेकंड पे, माइनस अराइवल टाइम, तो अराइवल टाइम क्या था 0, 0 माइनस 0 इज इक्वल टू रिस्पॉन्स टाइम क्या आएगा 0। अब P2 को फर्स्ट टाइम कब मिला था, 2 सेकंड पे, अराइवल टाइम क्या था 1, 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 1। P3 को फर्स्ट टाइम कब मिला था सीपीयू, 4 सेकंड। ये बेटा इसका फर्स्ट टाइम मिला था ना सीपीयू, P2 प्रोसेसर को 2 सेकंड पे ही तो पहले मिला था सीपीयू, जैसे 2 सेकंड हुए थे तभी सीपीयू प्रोसेसर 2 को सीपीयू मिला था। ठीक है, तो P3 का है बेटा 4 माइनस अराइवल टाइम 2 इज इक्वल टू 2, और P4 कब है 8 माइनस 4 इज इक्वल टू 8, तो बेटा इसका 8, ये बेटा फोर्थ का है 8 आंसर रिस्पॉन्स टाइम। अब आप एवरेज टैट भी निकाल सकते हैं, एवरेज वेटिंग टाइम भी निकाल सकते हैं, एवरेज निकालना होता है, ठीक है, न्यूमेरिकल में पूछा जाता है। हालांकि मैंने एक और शेड्यूलिंग रखा था आपके लिए कि वो भी मैं आपको पढ़ाऊंगा, बट
टाइम बहुत ज्यादा हो जाता है तो इसलिए नहीं मैं पढ़ा पाता। आई होप यार आपको समझ आया होगा। अगर समझ आया बेटा प्लीज कमेंट जरूर करिएगा, उसी से मुझे समझ आता है कि आपको कितना समझ आ रहा है और मेरा वीडियो बनाने का फायदा हो रहा है या नहीं हो रहा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय, टेक केयर।